शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के बावजूद यदि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो जागरूक है और अपने परिवार और साथ ही साथ अपनी स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूकता दिखाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है ना। लेकिन आज बात चाहे गाँव की हो या फिर शहरों की, दोनों ही जगहों पर बीपी और मधुमेह जैसी समस्याएं तो लिस्ट में है ही। और इस लिस्ट में बता दें आपको, एक और नाम जुड़ गया है और वो है थायराइड का। और यदि हम बात करें मधुमेह यानी कि डायबिटीज की, तो इसके पीछे का सच ये है कि हमारे खाने पीने का स्वाद बदल जाता है, जीवन का अंदाज भी बदल जाता है। गौर करने वाली बात है कि पुरुषों की तुलना में हमारी जो महिलाएं हैं, उनमें थायराइड का विकार होने की संभावना 80% ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शरीर में होने वाले बहुत सारे हार्मोनल्स में बदलाव आ जाता है। बता दें, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। आज हम बहुत विस्तार से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मधुमेह के लक्षण क्या हैं, मधुमेह के साथ हम कैसे जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली, और साथ ही ये भी समझेंगे कि महिलाओं को ही ज्यादा क्यों रहती है थायराइड की समस्या। और दोनों ही बीमारियां गर्भावस्था के दौरान अगर हम बात करते हैं तो किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं। बता दें, आज के कार्यक्रम का विषय क्या रहने वाला है। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा थायराइड और डायबिटीज के साइड इफेक्ट, लक्षण और जागरूकता। जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम का यही विषय है। यदि आपको भी मधुमेह या फिर थायराइड की समस्या है, कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-661। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हमारे समक्ष रख सकते हैं, जिसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ, परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़कावत। आप देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं, और आज हम इनसे मधुमेह के बारे में जानेंगे, किस वजह से होता है, किस तरह के लक्षण हो सकते हैं और कितनी प्रकार का होता है मधुमेह, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर निशिकांत दामले। आप दिल्ली में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और आज हम इनसे थायराइड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थायराइड अगर जब होता है तो किस तरह की समस्याएं होती हैं, किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। थैंक यू। तो बिल्कुल, आइए दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम की बातचीत के सिलसिले की हम शुरुआत करें। उससे पहले देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट को और जानते हैं इस मधुमेह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये है विकासशील भारत। यहाँ बात चाहे शहर की हो या गांव की, निरंतर भागदौड़ दोनों जगह है। यहाँ निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत, उन्नत खेती करते और सफलता के सोपान को छूते किसान बेलाग बेलौस जिंदगी से खुश नजर आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना। शहरों की जीवन शैली से कदम ताल करता अब ग्रामीण भारत भी लगातार आगे जो निकल रहा है। गांव जहां हरियाली की अथाह संपदा है, और अब टेलीविजन और इंटरनेट ने भी गांव और शहर के दायरे को बहुत हद तक कम कर दिया है। यदि शहरी लोग गाड़ियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ग्रामीण भी अब पीछे नहीं हैं। इसी तरह एक सर्वे के अनुसार गांव में जहां 21% लोग बाहर के खाने को पसंद करने लगे हैं, वहीं शहरों में 25% लोग बाहर के खाने का आनंद लेते हैं। हालांकि बदलती हुई जीवन शैली उभरते हुए समाज का एक आईना होता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में कुछ गलत लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां भी साफ देखी जा सकती है। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी भी इनमें से एक है। डायबिटीज यानी मधुमेह
एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पर गांव के लोग गंभीरता से नहीं लेते। बाद में जब दूसरी जटिलताएं सामने आती है तब तक देर हो चुकी होती है। हमें ये जानना चाहिए कि ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह इसलिए कि हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज पहले से ही होता है। खान पान से हमें एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है। ये ग्लूकोज खून के साथ मिलकर शरीर के कोशिकाओं में जाता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। गौरतलब है कि फल, सब्जियां, बीन्स, मेवे आदि में प्राकृतिक रूप से मिठास मौजूद होती है। आमतौर पर समस्या उस चीनी से होती है जो प्रोसेसिंग के बाद का उत्पाद होती है। ज्यादा चीनी के सेवन से फैट लीवर पर जमा हो जाती है और लीवर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। हमारे देश में भी ये बीमारी सालाना 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। WHO के मुताबिक भारत में हर 5 में से 1 को डायबिटीज है। एक डरावना आंकड़ा ये भी है कि करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं है। शहरों में डायबिटीज के तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह है लाइफस्टाइल। एक स्टडी बताती है कि शहरों के 80% बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते। ऊपर से हाई कैलोरी डाइट बच्चों को तेजी से डायबिटीज का शिकार बना रही है। दुनिया के सामने डायबिटीज कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2030 तक डायबिटीज दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी बन जाएगी। जरूरत है डायबिटीज को रोकने की, समझ की और बस थोड़ी सी जागरूकता की, ताकि इस जानलेवा बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि बीमारी व्यक्ति को उसका कद दिखलाती है और वो समय से डरने को कहे ना कहे जागरूक होने का संदेश जरूर दे जाती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखा ना आपने बीमारी के कद को, वो डराती भी है और सताती भी है और साथ ही साथ जागरूक होने का मैसेज भी दे जाती है। आइए इस मधुमेह की बीमारी को और करीब से समझते हैं हमारे विशेषज्ञ से। तो ऐसे में डॉक्टर राजेश का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर राजेश, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक पाया जाता है। तेजी से ये बीमारी बढ़ती भी जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 के बारे में हमने सुना है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं ये होता क्या है और कितनी खतरनाक साबित हो सकती है ये। जहाँ तक हम डायबिटीज की बात करते हैं, मुख्यतः यह 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के भी है, जैसे गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज होती है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज या GDM कहते हैं। कुछ अन्य प्रकार की डायबिटीज है जो पेनक्रियाज की बीमारियों से होती है, वो इतनी कॉमन नहीं है। बट मुख्यतः जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 2 प्रकार की डायबिटीज होती है। टाइप 1 वो डायबिटीज है जो कि अधिकतर बच्चों में होती है। उसमें होता है कि इंसुलिन में पेनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता है, तो शरीर में इंसुलिन की एकदम कमी हो जाती है। उसमें हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। और अधिकतर जो मरीज हैं टाइप 1 डायबिटीज के, वो 20 साल से कम उम्र के होते हैं। हालांकि 20 साल के बाद भी हो सकती है, बट इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है 20 साल के बाद। इसके मुकाबले जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कॉमन डायबिटीज है, जो आज हम बात करते हैं मधुमेह की, तो वो हमेशा टाइप 2 के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि इसके मरीज जो टाइप 2 है वो अधिकतर फैल रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हर 100 में से 20 व्यक्ति डायबिटीज के हैं भारत में, तो वो टाइप 2 डायबिटीज है। यानी यह वो डायबिटीज है जो कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट या चर्बी इकट्ठा होने की वजह से होती है। इंसुलिन बनता तो है, लेकिन इंसुलिन शरीर में पूरा काम नहीं कर सकता है, इस वजह से डायबिटीज होती है। और अधिकतर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में वजन ज्यादा होता है, एक्सरसाइज नहीं करते, उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो कि आसानी से, बहुत ही कम मेहनत के साथ इसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। बस जरूरत है कि हमें थोड़ा परिश्रम करने की।
थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना है, अपने आप को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा फिट बनाना है। ऐसे में व्यायाम बहुत अच्छी यहाँ पर भूमिका निभा सकता है। तो जैसे आपने कहा कि जिसमें फैट ज़्यादा होता है, चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें संभावनाएं हो सकती हैं कि डायबिटीज़ भी हो सकता है। और क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता और कोई बड़ी समस्या जब हो जाती है तब जाके उन्हें पता चलता है कि अरे हम तो डायबिटिक हैं। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण की अगर हम बात करें तो अधिकतर केसेस में टाइप 2 डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं होता है किसी भी चीज के लिए। किसी भी हम खून की जांच करवाते हैं तो पता चलता है अरे शुगर बढ़ी हुई आई है। अगर यह खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है लंबे टाइम तक, जैसे 3 से 6 महीने तक शुगर बढ़ी हुई है हमारे शरीर में, तब जाके इसके लक्षण आने शुरू होते हैं। और लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे पेशाब ज्यादा आना, रात को बार बार उठना, पानी की प्यास लगना, ज्यादा लगना, भूख बढ़ती है, और इन सब के बावजूद वजन कम होने लगता है, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। कुछ केसेस में ये भी देखने कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकावट जल्दी आना, कोई भी छोटी सी चोट लग गई तो घाव नहीं भरता है, इस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह जानना है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है तो आपको एक बार शुगर की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। या यदि आपके घर में किसी को डायबिटीज है या आपके दैनिक चर्या में अगर चलना फिरना बहुत ज्यादा नहीं है, आपका वजन ज्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों में एक बार जांच करवा लेना जरूरी है। बिल्कुल आप लक्षण का इंतजार नहीं करें, यह नहीं समझे कि लक्षण नहीं है तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकती है। लेकिन संभावनाएं हो सकती हैं ऐसे में, अगर हमारी उम्र 40 के ऊपर है तो एक बार ये टेस्ट करवाने में क्या है। वैसे भी कहा जाता है कि हमें साल में या फिर हर 2 साल में एक बार तो हमें टेस्ट यहाँ पर जरूर करवाने ही चाहिए, ताकि अगर अंदर कोई भी अगर समस्या हो रही है तो उसका हमें पता चल सके। तो डायबिटीज के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक और समस्या के बारे में बातचीत कर लेते हैं जिसका नाम है थायराइड। थायराइड की बात करें डॉक्टर निशिकांत, तो शहरों में तो हम फिर भी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर 5 में से तीसरी महिला को ये बीमारी है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि थायराइड से वो ग्रसित हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? जी, तो थायराइड की बीमारियां बेसिकली 2 तरह की होती है जी। एक को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ज्यादा फंक्शन करती है, ज्यादा हार्मोन बनाती है, और जैसे खून में इस हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं जी। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में वो कम काम करती है और ये T3 और T4 हार्मोन कम बनाती है। तो इस वजह से एक दूसरे टाइप के सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं जी। हाइपरथायराइडिज्म में आमतौर पे धड़कन तेज रहना, घबराहट होना, पसीना ज्यादा छूटना, नींद कम आना, डायरिया या लैट्रिन बार बार आना, हेयर लॉस, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं जी। हाथों की कंपन एक बहुत कॉमन सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म का। इससे एग्जैक्ट उल्टा हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है जी, मोटापा जिसे हम कह सकते हैं, थकान जल्दी महसूस होती है, हेयर लॉस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है जी। तो ये सारी जो लेडीज में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हाइपोथायराइडिज्म में देखी जाती हैं जी। तो आपने बताया कि जी आप जानकारी दीजिए जी। इसके अलावा कई बार लोगों को थायराइड की हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होती, लेकिन गले में गॉइटर आ जाता है, मतलब कि थायराइड ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है। तो गॉइटर जो होता है वो हाइपर के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, हाइपो के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, या नॉर्मल थायराइड फंक्शन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। कभी कभी किसी को थायराइड में गांठ या गिल्टी भी महसूस हो सकती है या घर परिवार वालों को वो दिख सकती है। जब भी किसी मरीज को, किसी भी व्यक्ति को थायराइड में एक गांठ नजर आए तो तुरंत उसको अपने डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए जी। थायराइड की गांठें बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस भी होती है ज्यादातर बार, बट कई बार कैंसरस भी हो सकती है। तो इसलिए उचित समय पे अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। से कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, यहाँ पर जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए, आप पूरी जांच करवाइए और उसके अनुसार आप अपना इलाज भी यहाँ पर करवा सकते हैं। देरी बहुत घातक साबित हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है वो जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त गोलू जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो
हेलो। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं सागर मध्य प्रदेश से गोलू बोल रहा हूँ मैम। जी जी, मेरा सवाल है मैम, मेरे दादाजी के लिए मैम शुगर की बीमारी मैम, तो टैबलेट खाते हैं तो कंट्रोल में रहता है, अगर टैबलेट छोड़ देता है तो मतलब ज्यों को त्यों हो जाता है मैम शुगर। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश? जैसा आपने बताया कि आप टैबलेट खाते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है और छोड़ने से बढ़ जाती है, तो मेरी सलाह तो है कि आप बिल्कुल आप टैबलेट खाएं। साथ में खान पान का भी ध्यान रखें और सुबह शाम घूमना अगर आप रेगुलर शुरू करें और टैबलेट के साथ कंट्रोल होता है तो हम जो चाहते हैं वो तो हमें मिल गया है। तो आपको यही सलाह है कि आप टैबलेट बराबर खाएं, और अगर टैबलेट खाने के बाद भी नहीं कंट्रोल होता है तो आप अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। जी, तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाइयां हमें जिंदगी भर खानी ही पड़ती हैं। आपको उसको कंट्रोल में रखना है, तो इसके लिए आपको दवाइयां, और जैसे कि डॉक्टर राजेश ने बताया है कि आपको यहाँ पर शारीरिक व्यायाम जरूर करने की जरूरत है। खान पान का ध्यान जरूर रखें। खान पान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर राजेश, तो अक्सर लोगों को ये होता है कि मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, तो और भी कोई खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे डायबिटीज बढ़ सकती है? बिल्कुल, यहाँ हमें समझना जरूरी है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हम डायबिटीज में हम आराम से खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज जिसके बनने में चीनी का इस्तेमाल या गुड़ का इस्तेमाल या शक्कर का इस्तेमाल या शहद का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीजें एक सी है, सब खून में शुगर की मात्रा बढ़ाती है, तो हमें उन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और इसके साथ में ऐसी चीजें जिनमें घी तेल बहुत ज्यादा है, तली हुई चीजें हैं जैसे कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, परांठा, पूड़ी, अचार, इस तरह की जो चीजें हमें बिल्कुल प्रयोग में या कम से कम प्रयोग में लेनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि खाने में वसा की मात्रा बिल्कुल कम रखें, तली हुई चीज कम खाएं, और इसके अलावा आप सब चीज खा सकते हैं। कुछ लोगों में ये सोचते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चावल खा सकते हैं, 2 बार खा सकते हैं, दिन में 3 बार चावल खा सकते हैं, चावल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा लोग भारत में चावल खाते हैं, उनको भी डायबिटीज है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चावल खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। प्राकृतिक फलों की यहाँ पर बात करें डॉक्टर राजेश, बिल्कुल, तो क्या कहेंगे? आप चाहें तो आप फल ले सकते हैं, सेब, संतरा, अनार, अमरूद, पपीता, ये सब ले सकते हैं। जैसे अभी आम का मौसम चल रहा है। बिल्कुल, हाँ, आम का मौसम है तो आप आम का स्वाद बिल्कुल नहीं छोड़िए। आम भी आप रोज खा सकते हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं जो आप पहले खाते थे। लेकिन उसकी मात्रा को सीमित यहाँ पर सीमित रखें। एक फांक अगर आप दिन में आम की ले लेते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आम खा सकते हैं, लेकिन एक साथ 2-3 आम नहीं खाएं। आप केला भी प्रयोग में ले सकते हैं, एक केला रोज भी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा मीठे फल हैं, जैसे बहुत ज्यादा पका हुआ पपीता है, अंगूर है, चीकू है, उनका सेवन नहीं करें। बाकी सारा फल आप खा सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि फल का खाना जरूरी है कि इससे हमारी मांसपेशियों को ताकत मिलती है। फल आप बिल्कुल जरूर खाएं। खान पान में देखिए आपको किस तरह के यहाँ पर बदलाव करने हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आप खाइए, लेकिन उसकी मात्रा को जरूर सीमित यहाँ पर कर दीजिए। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 लोकेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल जरूर शामिल यहाँ पर करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, और हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डायबिटीज अगर किसी को है तो किस तरह के हमें यहाँ पर सावधानियां बरतनी है, इसके कारण क्या है, क्या हमारा बदलता हुआ या फिर खराब लाइफस्टाइल इसका कारण बन सकता है? डॉक्टर राजेश, बिल्कुल आपने एकदम सही बताया। हमारी दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसकी खराबी की वजह से ही हमको जो टाइप 2 डायबिटीज है अधिकतर केसेस में सब में वही देखने को मिलती है। हुआ यह कि हमने परिश्रम करना छोड़ दिया है, घूमना फिरना छोड़ दिया है, हमने जो भी मेहनत के काम थे उन सबको मशीनों में हमने बदल दिया है कि हमने कपड़े धोने के लिए मशीन है, सफाई के लिए मशीन है, चलने के लिए गाड़ी है, हमने वो चलना छोड़ दिया। और उसके साथ साथ हमने खाना, हमारा जो पुराना खाना था वो छोड़ दिया, हमने नया खाना शुरू कर दिया है। जैसे बाजार से हमने पिज्जा बर्गर मंगाने शुरू कर दिए हैं, कचौड़ी समोसे मंगाने शुरू कर दिए हैं। कहने का मतलब है कि खाने में वसा का प्रयोग हमने बढ़ा दिया है। और जो शारीरिक श्रम हम पहले करते थे,
जो भी हम खेती करते थे, मेहनत का काम करते थे, वो आज हमारा कम हो गया है। तो जो हम एक्स्ट्रा जो चर्बी या फैट खाते हैं, जो वसा खाते हैं और शरीर में जम जाती है, वो काम में नहीं आती है। अगर ये हम खूब सारा फैट खाएं और उसको मेहनत करके पचा सकते हैं, उनको खर्च कर सकते हैं, तो हमको डायबिटीज का लक्षण नहीं रहेगा। तो मुख्य तौर पर हमारे खाने पीने में, डेली लाइफस्टाइल में जो चेंज हुआ है वो डायबिटीज है। इसके साथ साथ में जो मानसिक तनाव बढ़ा है, कुछ हद तक वो भी एक कारण रहता है कि जिससे डायबिटीज होने में, शुगर बढ़ने में मदद मिलती है। जी, तो ये हमारा जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है, हम उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदार मान सकते हैं। इसके लिए अब हमें ही थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है उसमें। डॉक्टर, हमारे कई दर्शक हैं जो हमें ईमेल के जरिए अपने सवाल भेजते हैं, उसमें से मैं एक ईमेल यहाँ पर आया है, शामिल करना चाहूँगी। उत्तराखंड से कर्णप्रयाग जी ने लिखा है कि कर्णप्रयाग से अरुण नेगी जी ने लिखा है कि मेरी माँ को 2 साल से थायराइड है, कितने समय तक दवा खानी पड़ती है? डॉक्टर निशिकांत, बहुत बड़ा यहाँ पर कहें कि लोगों में सवाल होता है कि थायराइड की दवा क्या जिंदगी भर खानी पड़ेगी? जी, कई बार लोग ये सोचते हैं कि कोई दवा शुरू करने के बाद क्या मुझे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी? जी, तो हाइपोथायराइडिज्म में एक बार आप गोली जब चालू कर देते हैं तो यूजुअली इट इज रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। हाइपरथायराइडिज्म में ऐसा नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म जहाँ पे थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई है, वहाँ पे आमतौर पे 6 से 12 महीने तक एंटी थायराइड ड्रग्स दिए जाते हैं और उससे थायराइड फंक्शन कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अक्सर ये हो भी जाता है। अगर पेशेंट का थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो जाता है तो उसके आगे दवा को रोक के देखा जा सकता है। जी। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में एक बार दवाई शुरू हो जाए तो उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है और ये सही भी रहता है, क्योंकि जो हार्मोन आपकी थायराइड ग्रंथि बॉडी के अंदर नहीं बना पा रही है, उसी को हम बाहर से रिप्लेस कर रहे हैं और बॉडी की जो नॉर्मल लेवल होनी चाहिए उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम ये दवा बंद करेंगे तो ये लेवल मेंटेन नहीं होगा और आपको फिर से वही सिम्टम्स दिखेंगे जो शुरुआत में दिखे थे। जी, तो ऐसे में तो पहले यहाँ पर हमें पता करना होगा कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, और उसके अनुसार ही डॉक्टर की सलाह पर ही आपको दवा बंद करनी है। अगर ऐसा आपका डॉक्टर कहते हैं टेस्टिंग के लिए, तभी आपको करनी है, अन्यथा आपको ये दवा लेते रहना है अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं दरभंगा बिहार से शंभू कुमार झा जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं शुगर टेस्ट करवाया तो खाना खाने के बाद 168 आया जी, और मेरा जो है पेशाब हमको बहुत ज्यादा नहीं आता है, पेशाब का फ्लो कम गया है जी। आपकी उम्र क्या है शंभू कुमार जी? मेरी उम्र 42 वर्ष है सर। 42 वर्ष है। अच्छा, और आपको पहले से शुगर की बीमारी नहीं है? मैं पहले से नहीं था सर। जहां तक आपने बताया कि खाना खाने के बाद आपको 168 यानी 168 शुगर रहती है, तो इससे यह नहीं लगता है कि आपको शुगर की बीमारी है। हालांकि ये खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होनी चाहिए थी, लेकिन अगर 200 तक रहती है तो भी ये डायबिटीज नहीं है। इसका मतलब वेट मेरा बराबर लॉस हो रहा है। हाँ जी, अगर आपका वजन कम हो रहा है तो यहाँ यह कह सकते हैं कि डायबिटीज इसके लिए, मधुमेह इसके लिए नहीं जिम्मेदार है। हो सकता है कि और कोई बीमारी हो, या हो सकता है थायराइड की बीमारी हो, या आपको पेट की हम जांच करवाए, थायराइड भी मेरा नॉर्मल। अच्छा, थायराइड भी नॉर्मल है। तो हो सकता है कि साथ में और कोई बीमारी हो। वजन एकदम से कम होना, और वो भी जब आप कोशिश नहीं कर रहे हैं और वजन कम हो रहा है, और वजन ऐसे में थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो आपको यही सलाह है कि आप अपने फिजिशियन से सलाह लें, कुछ और जांचें करवाने की जरूरत है ताकि हमें पक्का सब हम करवा के देखिए, सब नॉर्मल आ रहा है। हाँ जी, तो डायबिटीज और थायराइड कारण नहीं है आपके वजन कम होने का। हो सकता है कि और कोई पेट की बीमारी हो, तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह करें ताकि हमें पता, उनसे वो जांच करके पता कर सकते हैं कि और कोई बीमारी तो नहीं है। जी, तो संभावना है कि कुछ और समस्या यहाँ पर जरूर हो सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर निशिकांत, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि दवा की तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है थायराइड में, क्या इसे योग या फिर एक्सरसाइज के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है? इनकी भूमिका पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हाइपरथायराइडिज्म का सवाल है, वहाँ पे एक्सरसाइज या योग से हार्मोन लेवल्स तो कम नहीं होते जी। हाइपोथायराइडिज्म में भी हार्मोन लेवल्स बढ़ते नहीं हैं, लेकिन
जो एक हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड चीज़ें होती है, जैसे कि वेट गेन हो गया, जी, तो ये सारी चीज़ें सुधारने के लिए या इसको कंट्रोल में रखने के लिए योग या एक्सरसाइज का रोल है। बट एज फार एज द प्राइमरी पैथोलॉजी, मतलब कारण हाइपोथायराइडिज्म का आप देखें या हाइपरथायराइडिज्म का कारण अगर देखें जी, तो उसके लिए इन दोनों चीज़ों का रोल नहीं है। जी, तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर एक्सरसाइज और योग अपना भी रहे हैं तो वो हमारे वैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा दैट इज फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जी, एंड इसके कई सारे फायदे भी हैं। जी। ऐसा नहीं है कि इसके कोई फायदे नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर बात करें हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की या थायराइड नोड्यूल की, तो इसमें इसका स्पेसिफिक रोल नहीं है। स्पेसिफिक कोई रोल नहीं है। और ऐसे दवा में की आपसे मात्रा ऐसे चेंज में नहीं आपसे होगी। जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि थायराइड आखिर होता क्यों है, क्यों ये हार्मोन ज्यादा बनता है या फिर कमी आ जाती है इसकी, ऐसा क्यों होता है हमारे शरीर में? तो हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली दो मेन कारणों की वजह से होता है। जी, एक तो होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून स्टिमुलेशन की वजह से, जिसमें बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करती हैं। जी, इनको थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड को ज्यादा दौड़ाती है, तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाता है। कुछ केसेस में थायराइडाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जो एक सेल्फ लिमिटिंग, मतलब एक सीमित समय के लिए होने वाली बीमारी है, जी, जिसमें थायराइड ग्लैंड में पोस्ट वायरल इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, जी, और उससे जो बना हुआ हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, वो बाहर निकलता है। जी, तो उसकी वजह से एक ट्रांजिएंट या सीमित समय के लिए होने वाली हाइपरथायराइड फेज आती है। जहां तक हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के कई सारे कारण हैं। जो सबसे कॉमन कारण हम कहते हैं वो भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ही है, जिसको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहा जाता है मेडिकल भाषा में। जी, इसके अलावा जब 1989 से पहले की अगर बात करें, जब हमारे देश में आयोडीन डेफिशिएंसी हुआ करती थी, जी, और 1989 से जब यूनिवर्सल आयोडाइजेशन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने रन किया है, उसके बाद ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली हाइपोथायराइड स्टेटस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। जी, बिल्कुल। तो ये देखिए किस कारण से हो सकता है, इसके बारे में विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसके लक्षण क्या हैं, आपको अब बस इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को यहाँ पर संपर्क करना है। इसी के साथ एक और मेल यहाँ पर मेरे पास आ गई है, उसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। राजस्थान के अलवर से पिंकी राजपूत ने ये मेल लिखी है और ये कहती हैं कि मैं 4 माह की प्रेग्नेंट हूँ, यूरिन बहुत जाना पड़ता है, क्या ये मधुमेह के लक्षण तो नहीं है? क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश? मैं ये कहना चाहूंगा कि मधुमेह में, प्रेगनेंसी में मधुमेह के लिए हमें लक्षण का इंतजार नहीं करना है। हमें जैसे ही पता चले कि आप प्रेगनेंसी है, सभी को यह सलाह है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, पहली बार आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं, तभी आपकी डायबिटीज की जांच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से डायबिटीज बढ़ रही है उसी हिसाब से प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज बढ़ रही है, तो हमें जांच करवाना जरूरी है। चाहे लक्षण जो आप बता रहे हैं कि पेशाब बार बार आ रहा है, प्रेगनेंसी में कई सारे कारण होते हैं पेशाब बार बार आने के लिए। यूट्रस का साइज बढ़ता है, उसके प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, और पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से पेशाब बार बार आ सकता है। लेकिन आपको यही सलाह है कि आप तुरंत कल ही जाके अपने शुगर की जांच जरूर करवाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको मधुमेह नहीं है। और जहां तक पेशाब बार बार आने की बात है, आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात करें, वो देखेंगे कि इसके लिए और क्या कारण हो सकता है। शुगर की वजह से होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लंबे टाइम की अगर शुगर बढ़ी हुई है तभी इस तरह के लक्षण होते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पिंकी जी, आप जल्द से जल्द एक बार अपनी शुगर की जांच भी करवा लें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से ये हो रहा है, और एक बार अपने डॉक्टर से भी संपर्क जरूर कर लें। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से प्रभा शंकर जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि मुझे कोरोना हुआ था 1 महीने पहले, मेरा शुगर बहुत बढ़ गया था जी। तो अब तो कुछ नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी 200 के ऊपर आता है, क्या करें?
जी, कोरोना हुआ था, शुगर बहुत बढ़ गया था, 200 के ऊपर ही रहता है, ऐसे में क्या कर सकते हैं? यह संभव हो सकता है कि कोरोना के दौरान कोरोना के मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इनको स्टेरॉइड की दवाई दी गई हो, उससे बढ़ गया है। या कोरोना बीमारी में भी बिना स्टेरॉइड के भी शुगर बढ़ सकता है। और अभी जैसा आपने बताया कि दवाई लेने के बाद से शुगर आपका कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी 200 से ऊपर रहता है। तो अगर 200 से ऊपर शुगर रहता है और विशेषकर आपका खाली पेट की शुगर अगर 200 से ऊपर रहती है तो थोड़ी सी चिंता की बात है। इसके लिए आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। हो सकता है कि दवाई की मात्रा बढ़ाने की जरूरत हो सकता है आपको खाने में कंट्रोल ज़्यादा करने की जरूरत हो। और कुछ केसेस में जहाँ पे कंट्रोल नहीं आता है, दवाई देने के बाद भी 200 से ऊपर रहता है या बढ़ा हुआ रहता है, तो उस स्थिति में हम कई बार इंसुलिन का प्रयोग भी करते हैं इंजेक्शन के रूप में, ताकि जिससे हम शुगर कंट्रोल कर सकें। और 200 से ज़्यादा अगर शुगर है तो निश्चित तौर से चिंता की बात है। जी बिल्कुल। तो किस तरह के कदम आपको उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और आपके मधुमेह और साथ ही साथ थायराइड से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम आप तक जल्द ही जल्द पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज और थायराइड के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरी मैं आवाज नहीं आ रही है मैडम? जी आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए शिव नारायण जी। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन जो है उनके ससुराल में उनको मतलब डिलीवरी है और उनको थायराइड की बीमारी है, तो उसके लिए क्या? हाँ हेलो जी, आप अपना सीधा सवाल हमसे पूछिए, टीवी पर ध्यान मत दीजिए अभी। जी मैं सवाल तो ये पूछ रहा हूँ, मेरी बहन है मतलब उनको वो अभी डिलीवरी है उनको और उनको थायराइड की बीमारी है, उसके लिए जानकारी चाहिए मैडम। उनको लिए क्या करना चाहिए? क्या जानना चाहते हैं आप? मतलब उनको अभी डिलीवरी है अभी, तो उनके लिए मतलब वो थायराइड की बीमारी है उनकी शायद डिलीवरी है, वो कहना चाह रहे हैं। तो थायराइड की भी समस्या है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई सावधानी बरतने की जरूरत है इस समय में? हाँ। इसमें ऐसा है कि जब तक उनकी प्रेगनेंसी है, हम ये मानते हैं कि जो कॉमन बीमारी होती है प्रेगनेंसी में वो हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है, मतलब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही होती है। उस स्थिति में आपको दवाई दी गई होगी। तो सबसे पहली सलाह तो है कि आप बिल्कुल दवाई बराबर लें और एक दिन भी मिस नहीं करें। खाली पेट उठते ही ये दवाई लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना है, कुछ भी खाना पीना नहीं करना है, दवाई बिल्कुल मिस नहीं करें। आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ जिनको भी आप दिखा रहे हैं उनको एक बार दिखा लें, चेक करवा लें। और जहां तक डिलीवरी का सवाल है, आप निश्चित तौर पे अगर दवाई बराबर ले रहे हैं तो किसी तरह की भी कोई थायराइड की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं है। दवाई बराबर लें और डिलीवरी के बाद में भी अपनी दवाई की मात्रा चालू रखें। एक बार अपने विशेषज्ञों को दिखा लें, हो सकता है कि डिलीवरी के बाद में दवाई की मात्रा कम करने की जरूरत पड़े, लेकिन वो सलाह के बाद लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको करना है यहाँ पर। तो देखिए हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि किस तरह के कदम आपको उठाने हैं। और देखिए लगातार हम यहाँ से आपको जानकारी दे रहे हैं हार्मोन से क्षमता में हुई गड़बड़ी से होने वाली बीमारी थायराइड के बारे में। आइए एक रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखा देते हैं कि ये बीमारी क्या है और किस हद तक आपकी सेहत को ये खराब कर सकती है। आइए नजर डाल लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर।
एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किन कारणों से होता है थायराइड? तो इसे देखिए, यह है थायराइड ग्रंथि। जी हाँ, तितली के आकार की दिखने वाली यह ग्रंथि आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। साथ ही यह आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। बता दें कि अधिक तनाव के कारण हार्मोन्स का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और प्राइमरी हाइपोथायराइड की समस्या होते ही हार्मोनल ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। गौरतलब है कि अब युवा पीढ़ी भी इस समस्या से ग्रस्त होने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण है तनाव। जी हाँ, तनाव यानी कुछ अलग और नया मुकाम पाने की चाहत का तनाव, और इसी तनाव का असर पड़ता है इस थायराइड की ग्रंथि पर। महिलाओं में वेट बढ़ने के अलावा तनाव, नींद का ठीक से न आना, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस तो होते ही हैं, साथ ही बांझपन, पीरियड का टाइम पर न आना और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं भी होने लगती है। यदि गर्भवती महिलाएं थायराइड की दवा लेने में जरा भी कोताही करती है तो उनका गर्भपात हो सकता है, या फिर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इस बीमारी का प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो नियमित दवा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। बता दें कि वे लोग अपने जीवन के साथ अन्याय करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। इससे उनके शरीर में कई किस्म के असामान्य बदलाव होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्रभावित होता है। बता दें कि थायराइड के रोगियों के लिए धूम्रपान एक जहर की तरह है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला थायोसाइनेट थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाने वाला एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा सोया मिल्क या इससे बने अन्य पदार्थ भी थायराइड की समस्या का एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि सोयाबीन हाइड्रोजेनेटेड फैट और अनसैचुरेटेड ऑयल का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए जिनमें विटामिन डी पाया जाता हो, जैसे मछली, अंडे, दूध और मशरूम का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। और हाँ, कभी भी भूखे न रहें। जब भी भूख लगे तो सब्जियां, फल को ही तरजीह दें। और हाँ, चिप्स और अन्य कैलोरी उत्पादों से दूर रहें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट रोज व्यायाम करें। इससे आपका दिल तो स्वस्थ रहेगा ही, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। याद रखें, आपकी खुशी और आपका स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वास्तविक खुशी स्वस्थ स्वास्थ्य के बिना नहीं मिल सकती, तो स्वस्थ शरीर के बिना वास्तविक खुशी भी नहीं मिल सकती। इसलिए कहिए ना खुद से, लव यू जिंदगी। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, आपकी वास्तविक खुशी ही स्वस्थता की पहचान है। तो अभी आपने देखी थायराइड पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। इस संदर्भ में और जानकारी हमारे विशेषज्ञ से हासिल करेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल हम जान लेते हैं क्या है। इस वक्त इंदौर मध्य प्रदेश से राजेश जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं राजेश जैन इंदौर से बोल रहा हूँ जी। डायबिटीज के संबंध में मेरा सवाल है जी। हम सभी लोग घर पे लगभग सभी लोग डायबिटिक हैं। मेरे दादाजी भी थे, पिताजी भी हैं, मैं भी हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि कभी कभी हम लोग अच्छा खाना खा लेते हैं, मिठाई भी खाते हैं, और उसके बाद जांच करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज नॉर्मल आती है 140-50 के आसपास जी। और कभी कभी एकदम सादा खाना खाते हैं, मीठा भी नहीं खाया, फल भी नहीं खाया, और उसके बाद जांच करते हैं तो 200 के ऊपर चली जाती है, 240-50 तक। ऐसा क्यों होता है जी? क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने मीठा भी खा लिया और शुगर हमारी नहीं बढ़ी है, और कई बार सादा खाना खाते हैं तो भी शुगर बढ़ जाती है। शरीर में बहुत सारे दूसरे कारण हैं जो शुगर को अफेक्ट करते हैं। हमने जैसे मिठाई खाई है तो उसमें मीठे के अलावा घी तेल भी बहुत ज्यादा है। जैसे घी तेल, आपने मिठाई खा ली है, मीठा इतना नहीं खाया लेकिन घी तेल ज्यादा चला गया, तो
तो उस घी तेल का असर आपके शुगर पे कई दिनों तक रहेगा, कई दिन बाद आपकी शुगर बढ़ेगी। ऐसा संभव है कि ज्यादा घी तेल खाया हो, उससे संभव है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि डेली जो हमारा खाना है वो अलग तरह का होता है, खाने की मात्रा अलग तरह की होती है, डेली का खाना अलग स्टाइल में बना होता है, कई बार फैट ज्यादा होता है, हमें लगता है कि हम सादा खाना खा रहे हैं, खाना तो सादा है, मीठा नहीं है, लेकिन उसमें घी तेल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उससे हमारी शुगर बढ़ जाती है। कई बार चिंता हो जाती है, उससे हमारी शुगर बढ़ जाती है। किसी दिन आपने मीठा तो खाया लेकिन आपका चलना फिरना काफी हो गया, परिश्रम काफी हो गया, तो उसकी वजह से भी आपकी शुगर ठीक आ सकती है। तो इसलिए, लेकिन मेरी सलाह यही है कि प्लीज आप मीठा बिल्कुल नहीं खाइए, और चाहे शुगर बढ़े या नहीं बढ़े, यह जरूर है कि अगर आप खाएंगे तो आज नहीं तो कल बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, असर पड़ेगा। तो मीठा भी नहीं खाएं और ज्यादा घी तेल भी नहीं खाएं, तो इसकी आप चिंता नहीं करें। और बराबर अगर आप घूम रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं तथा खाने का कंट्रोल है, तो बहुत संभव है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए राजेश जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत ही अहम जानकारी यहाँ पर दे दी है, आपको किस तरह से अपनी शुगर को कंट्रोल करना है उन्होंने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर निशिकांत, आपके पास आना चाहेंगे। थायराइड की समस्या की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि ये समस्या महिलाओं में ज्यादा होती है? अगर हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों की बात करें या इवन थायराइड कैंसर की भी बात करें, तो ये देखा गया है कि ये सारी ही बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा प्रमाण में पाई जाती है। नॉर्मली 2:1 का रेशो हम लेके चलते हैं कि फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर। तो अब इसके पीछे एज सच लाइफस्टाइल रिलेटेड तो कोई कारण है नहीं, दीज आर जेनेटिक इश्यूज जी, एंड इट्स जस्ट अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जी माफ कीजिएगा डॉक्टर निशिकांत, आपको यहाँ पर रुक रहे हैं, कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे ये महत्वपूर्ण जानकारी हम जरूर लेंगे। जी बढ़ते हैं आगे। एक कॉलर जुड़े हुए हैं सहारनपुर से हमारे साथ, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो अफरोज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दो और हमसे सीधा आवाज पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मेरी ना सिस्टर को थायराइड है जी, तो वो ना 1 साल हो गया है शादी को, उसकी जब मतलब शादी के कुछ टाइम बाद ही पता लग गया था, और उसका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दवाई भी खा रही है, लेकिन जो है थायराइड कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। जी क्या कहेंगे डॉक्टर निशिकांत? तो बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म जो है उनका, उसके लिए उनको थायरोक्सिन नाम की दवा तो खानी पड़ती है। जी वो खा रही हैं, बिल्कुल 8 महीने हो गए। बिल्कुल। इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक कि वेट गेन या वजन बढ़ना जो है, इसके पीछे केवल हाइपोथायराइडिज्म एक ही कारण नहीं होता। कई बार लाइफस्टाइल इश्यूज जो होते हैं कि जैसे डॉक्टर राजेश ने पहले कहा था कि एक्सरसाइज करना काफी आपको हेल्दी रखता है, तो अगर एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है उतनी, तो वो भी एक वेट गेन का मुख्य कारण है। दूसरा, थायराइड की दवाई जो है वो आपको एक भी दिन चूकनी नहीं है। कई बार ये होता है कि किसी वजह से, कभी किसी ने उपवास रख लिया, व्रत रख लिया, किसी वजह से दवाई, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं गए हैं, शादी ब्याह में गए हैं, दवाई ले जाना भूल जाते हैं साथ में, या 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीच बीच में छूट जाती है लोगों की दवाई। तो ये भी एक अहम कारण है जिसकी वजह से इरेगुलरिटी आती है थायराइड हार्मोन लेवल्स में, और उसकी वजह से आपका जो उचित ब्लड में लेवल होना चाहिए हार्मोन का, वो नहीं रह पाता। तो कॉम्प्लायंस टू मेडिकेशन, मतलब कि दवाई जैसे एडवाइस की है उसी मात्रा में, उसी डोज में रेगुलर बिना चूके लेना, ये एक अहम बात है। दूसरा, उसके साथ साथ डाइटरी कंट्रोल रखना। ठीक है, अगर आप थायराइड की दवा खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, और बिल्कुल तली हुई चीजें खा रहे हैं, फैटी फूड्स खा रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके वेट गेन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं।
जी, तो उसके लिए केवल हम थायराइड को यहाँ पर जिम्मेवार नहीं मान सकते हैं। ऐसे में हमें हमारी दिनचर्या को भी बदलना होगा, और अगर ये लगातार बीमारी समस्या आपकी बनी हुई है और आप ये सब कर रही हैं, उसके पश्चात भी हो रही है, तो आपसे यहाँ से एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने जो डॉक्टर हैं एक बार फिर से उनको दिखा लीजिए, पूरा टेस्ट आप करवा लीजिए, तब उसके पश्चात भी आप यहाँ पर उसके अनुसार इलाज कर सकती हैं। और अक्सर अगर केवल मोटापे के अलावा और भी कोई सिम्टम्स हैं जी, तो डिटेल्ड एंडोक्राइन इवैल्यूएशन जरूरी होता है इसमें। तो जैसे कि आपने बताया, जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है, आप उनसे बिल्कुल सलाह मशवरा कीजिए, उनसे ये बात शेयर कीजिए कि ये वेट नहीं कम हो रहा। वो देखेंगे कि और कोई एंडोक्राइन इवैल्यूएशन करने की जरूरत तो नहीं है। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप यहाँ पर कदम उठा सकते हैं। और अक्सर डॉक्टर साहब ये होता है कि महिलाएं कहती हैं हम घर का काम करते हैं, वही हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, लेकिन उसको हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं मानना है, हमें अलग से समय निकालना है और एक्सरसाइज करनी है। दिनचर्या के काम करना ही हमारे को स्वस्थ नहीं रखेगा, हमें अपने शरीर के लिए अलग से समय देना होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आप सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे, एक मेल आ गई है हमारे पास, उसको हम शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। बता दें आपको, सलमा बेग जी की ये मेल आई है। ये लिखती हैं कि मैं 54 साल की हूं, भोपाल में रहती हूं, और कुछ दिन पहले ही पता चला है कि प्री डायबिटिक हैं वो। जानना चाहती हैं क्या योग या फिर व्यायाम से इस बीमारी को अभी ठीक कर सकती हैं? बिल्कुल, आप का सोचना बिल्कुल सही है। योग से, व्यायाम से आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और इतना ठीक कर सकते हैं कि आपको दोबारा कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। थोड़ा सा आपको ये करना है कि ये योग और व्यायाम जो करें बिल्कुल रेगुलर करें, रोज करें, मिस नहीं करें, साथ में खाने का ध्यान रखें, तो बिल्कुल निश्चित है कि आपको प्री डायबिटीज जो है, जिसको हम कहते हैं कि डायबिटीज होने की एक पहले की अवस्था है, आप इस अवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको डायबिटीज नहीं होगी। और यह भी संभव है कि आप प्री डायबिटीज से वापस नॉर्मल में आ जाएं, जहां आपको डायबिटीज का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपको योग और खाने का ध्यान, जो व्यायाम जो करना है, वो बिल्कुल रेगुलर करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, तभी आप इसको कंट्रोल में रख पाएंगे। जी, तो सलमा जी, योग और व्यायाम की हम यहाँ पर बात करें, अच्छी लाइफस्टाइल की बात करें, अच्छे खान पान की बात करें, तो निश्चित तौर पर आप प्री डायबिटिक अवस्था से निकलकर अपनी नॉर्मल अवस्था में जरूर आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो आप इसके ओर जरूर अपने कदम बढ़ाएं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार से सोनू जी ने हमें कॉल किया है, आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, हेलो मैडम, नमस्कार। आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो सोनू जी, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और हमसे सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए। सोनू जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। देखिए, बड़ी समस्या हो जाती है कि जब टीवी की आवाज लोग कम नहीं करते हैं, हम सवाल ही नहीं सुन पाते हैं, तो समस्या का समाधान आप तक कैसे पहुंचाएंगे? इस बात को ध्यान रखिए, टीवी की आवाज कम कीजिए और नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल कीजिए, तभी हम आपकी समस्या सुनकर उसका समाधान आप तक पहुंचा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर निशिकांत, आप जानकारी दे रहे थे कि महिलाओं में ही क्यों समस्या ज्यादा देखने को मिलती है? तो देखिए, इसके पीछे ऐसे कोई मतलब वर्क या लाइफस्टाइल रिलेटेड कारण नहीं है। बेसिकली दीज आर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, कि कोई बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होती है, कोई मेल्स में ज़्यादा होती है। तो थायराइड की जहाँ तक बात करें तो जनरली 2:1 का रेशो हम देखते हैं इसमें, कई बार उससे भी ज़्यादा। बट हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड कैंसर, ये तीनों अगर चीज़ों की हम बात करें तो ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। जी, फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, और इसके लिए हम यही गुजारिश करते हैं हमारी महिलाओं से कि आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिए, इसके प्रति जागरूक रहिए। कोई भी तरह के अगर आपको लक्षण नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र हमारे विशेषज्ञ ने शुरुआत में किया था, तो आप बिना समय को गंवाते हुए डॉक्टर का यहाँ पर संपर्क जरूर करें। और डॉक्टर निशिकांत, इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, आप इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि ये तीनों चीजें जो मैंने कही अभी, हाइपर, हाइपो और थायराइड कैंसर, ये तीनों चीजें ट्रीटेबल हैं। जी,
तो इसीलिए इट इज़ वेरी इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नज़र आए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेंगे और इसका इलाज है, इलाज संभव है जी बिल्कुल। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, बस अपने डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए, आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से सोनू जी। अब जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सोनू जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है मैडम, डायबिटीज है। डायबिटीज है तो इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? क्या नाम से दवा खाते हैं ठीक रहते हैं, दवा नहीं खाते हैं तो फिर वैसे हो जाता है। डायबिटीज है, दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी। ऐसे में डॉक्टर राजेश आप इनको क्या सलाह देंगे? सोनू जी ये सलाह है कि आप दवाई बराबर खाएं, जो भी आपने चिकित्सक से बात की है उन्होंने जो दवाई लिखी है दवाई का बिल्कुल बराबर सेवन करें, साथ में खान पान का ध्यान रखें और व्यायाम करें, घूमना फिरना शुरू करें। तो अगर उससे कंट्रोल आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं कि कंट्रोल रहे। नहीं कंट्रोल अगर गोली से आती है तो हो सकता है कि उसमें गोली की मात्रा बढ़ाने की जरूरत हो या और कुछ नई गोली शुरू करने की जरूरत हो, तो उसके लिए आप अपने चिकित्सक से एक बार जरूर सलाह लें। जी बिल्कुल, तो आपको दवाई तो यहाँ पर बराबर मात्रा में लेते ही रहना होगा। डॉक्टर राजेश आपसे जानना चाहेंगे कि हम डायबिटीज़ की जब बात करते हैं लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 140 है तो मैं इसे डायबिटिक मानूं या प्री डायबिटिक मानूं, तो उसका स्केल क्या होता है, मापते कैसे हैं, क्या रेंज क्या रहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और सबको जानना जरूरी है कि कितनी ब्लड शुगर होगी, खून में शुगर की मात्रा होगी तो हम डायबिटीज मानेंगे। तो इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमको डायबिटीज है या नहीं है। सबसे पहला तरीका तो हम तो एकदम खाली पेट का मतलब पिछले 8-9 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं पिया है, उसके बाद हम जाके किसी भी लैब में खून की मात्रा की जांच करवा सकते हैं। अगर खाली पेट में अगर हमारे खून में शुगर की मात्रा 126 या इससे ज्यादा आती है तो हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर हमने खाना खा रखा है और उसके बाद हम खून में शुगर की जांच करवाते हैं तो अगर वो 200 से ज्यादा आती है तो हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। सो ये तो एक सबसे जो कॉमन तरीका है जिसके लिए सुविधा सब जगह अवेलेबल है। इवन छोटे जगह में भी, गांव में भी लेबोरेटरी होती है जहां शुगर की जांच कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा अगर आप जानना चाहते हैं कि शुगर है या नहीं है तो आप खाली पेट जाइए और जाके शुगर की जांच करवा लीजिए। अगर आपकी 100 से कम आती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो आप दिनचर्या कर रहे हैं वैसा ही करें। अगर 100 से लेके 125 के बीच में आती है तो उसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज है। हालांकि आपको डायबिटीज नहीं हुई है लेकिन डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है और आपको कुछ ना कुछ इसके लिए करने की जरूरत है, डाइट कंट्रोल करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन अगर खाली पेट की 126 से ज्यादा आ गई है तो हम मानेंगे कि आपको डायबिटीज हो गई है। तो ये आपका पूरा एक स्केल होता है, अब आपको पहचान हो जाएगी कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, आपको उसके अनुसार ही अपना इलाज यहाँ पर करना है। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर राजेश, अक्सर लोग मानते हैं कि अगर इंसुलिन लगवाते हैं तो उसकी आदत सी पड़ जाती है, इस डर से वो इंसुलिन लगवाते ही नहीं है, इस पर क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसा नहीं है कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो हमेशा आपको इंसुलिन चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर हम जैसे टाइप 1 में बात करें, जो बच्चों में डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज, उसमें एक बार इंसुलिन शुरू हुआ तो हमेशा चलेगा, लेकिन वो बीमारी कॉमन नहीं है। जो कॉमन बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज, उसमें कतई नहीं है कि एक बार इंसुलिन शुरू हुआ तो हमेशा इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। एक बार अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो हम इंसुलिन लगा के उसको कंट्रोल करते हैं, फिर इंसुलिन बंद करके उस पे गोलियों पे कर देते हैं और गोलियों से कंट्रोल रहता है। तो इंसुलिन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और अगर जरूरत है तो यहाँ पर जरूर लगवा लीजिए। अगर आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको इससे पीछे नहीं हटना है। बढ़ते हैं आगे, जौनपुर से पूजा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनका सवाल क्या है जान लेते हैं। हेलो हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मैं थायराइड के बारे में जानना चाहती हूँ। एक बैग मतलब हमारे शरीर में मतलब मोटापा बढ़ रहा है। जी, थायराइड है आपको? चेक तो नहीं कराया अभी। चेक नहीं करवाया है, मोटापा बढ़ रहा है, तो क्या ये थायराइड की वजह से हो सकता है? क्या कहेंगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले भी इस संदर्भ में जानकारी दी थी, डॉक्टर ने बिल्कुल, जैसा कि पहले मैं कह चुका हूँ
थायराइड की वजह से तो डेफिनेटली ये हो सकता है, बट आप जांच करा लीजिए इस चीज़ के लिए। दूसरी अहम बात ये हमेशा ध्यान में रखिए कि वेट गेन या ओबेसिटी या वजन बढ़ना या मोटापा जिसको आप कह रहे हैं, उसके लिए केवल थायराइड एक ही वजह नहीं है। कई बार मोटापा केवल लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सरसाइज, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, इस वजह से भी होता है जी। और पहले आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका डाइट तो गलत नहीं है, कहीं आप ज्यादा फैटी चीजें, तली हुई चीजें ये ज्यादा तो नहीं खा रही, कहीं आपकी एक्सरसाइज कम तो नहीं पड़ रही। जो रूटीन हम डे इन डे आउट काम करते हैं घर में जी वो हम एक्सरसाइज नहीं मानते हैं जी, और उसमें इतनी एडिक्वेट कैलोरीज बर्न नहीं होती तो मोटापा हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा थायराइड का अगर इशू है तो आपको देखना चाहिए कि मोटापा होने के अलावा और भी कोई सिम्टम है जी हाइपोथायराइडिज्म का, क्योंकि इसके कई सारे लक्षण हैं जैसे मैंने बताया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप अपने पहले पूरे अपनी लाइफस्टाइल को देखिए, अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको कोई और भी सिम्टम यहाँ पर नजर आ रहा है तो आप जरूर थायराइड की यहाँ पर जांच करवा ही लीजिए। बिल्कुल। चलते चलते आखिरी सवाल मैं डॉक्टर राजेश से पूछना चाहूंगी, 10 सेकंड दे रही हूँ आपको, समय की कमी है मेरे पास। डायबिटीज हो गया है तो किस तरह से अपना जीवन जिए, और साथ ही अगर ना हो उसके लिए क्या करें? दोनों के लिए एक ही सवाल, एक ही जवाब है कि आप खाना स्वस्थ खाएं, खाने में घी तेल की मात्रा कम रखें, मीठा कम रखें, और सुबह शाम घूमना बहुत जरूरी है। कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों सवाल के जवाब मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर निशिकांत, आपसे भी 10 सेकंड का समय है मेरे पास। बिल्कुल। क्या कहेंगे थायराइड के लिए आप? थायराइड के लिए इतना ही कहूंगा कि थायराइड के लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है जी। ये एक आम बीमारी है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है जी, क्योंकि 99% ऑफ थायराइड डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। 100% इसका इलाज हो जाता है, बस आपको समय पर लक्षण पकड़ के आपके फिजिशियन को दिखाना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपका दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, पिछले सप्ताह बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं, जैसे कि आगरा से क्षमा रावत जी ने पूछा है कि पिछले दिनों वो सीढ़ियों से फिसल गई थी, अब 15 से 20 दिन हो गए हैं, उन्हें चलने में अभी भी झटके से महसूस होते हैं, वो क्या कर सकती हैं? शिवपुर मध्य प्रदेश से बता दें आपको, नीरज मीना जी ने लिखा है कि खाना खाने के बाद दस्त और पेट दर्द की शिकायत रहती है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका समाधान हो? पश्चिम बिहार दिल्ली से आशीष मल्होत्रा जी लिखते हैं, 1 साल के बेटे का वजन 13 किलो है, जो दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा है, क्या कर सकते हैं वो? बिल्कुल दोस्तों, हम आप सभी के आभारी हैं और आप सभी के सवालों के जवाब हम लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लिखते रहें लगातार, इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो आप हमें लगातार लिखते रहें, मेल करते रहें, इसके लिए हमने आपको जरिए बता दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार। महीने में 2-4 गोरे इधर से उधर चले जाए ना तो किसे पता चलना है? दादी, करनैल वीर का भी काम कितना अच्छा जम गया। समी ने तो बेच दी ना उसने अपनी। आप एक बस डलवा दो उसको। बस से डालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे इतने? जरनैल की जमीनें है ना, वो रखे या बेचे। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है।
खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। उसकी वजह से मिट्टी बीज को खराब कर दे रही है। जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।